हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है दोस्तों, और मेरा नाम है सविंद्र नखाती। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। दोस्तों, ये जो टॉपिक है एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आपको 2-3 नंबर पक्का आना ही है दोस्तों। आप जानते हो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम कुछ महीनों बाद होने वाली है, जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो दोस्तों, ये सिलेबस में दिया हुआ है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप एमपीपीएससी की साइट में जाकर दोस्तों वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सिलेबस में देख सकते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो उसी में एक दिया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत दोस्तों, जिसमें से 1 या 2 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा ही, तो उसी की तैयारी करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, क्या है, कैसे क्या दिया है दोस्तों? विज्ञान शब्द से आप समझते हो कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड है। तो और सिद्धांत से समझते हो दोस्तों कि इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं दोस्तों, और कैसे दैनिक जीवन में यूज होता है। दोस्तों, एमपीपीएससी वाला हमेशा उनके प्रिंसिपल पे बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है, और आपको सिर्फ प्रिंसिपल पता है और उसके एग्जाम्पल पता है दोस्तों, तो आप उसको आसानी से एग्जाम में करके आ जाओगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले दिया है न्यूटन के गति के नियम। तो दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम होते क्या हैं, उसके पहले ये जानते हैं कि दोस्तों कि नियम क्यों आए। क्या हुआ दोस्तों कि सर आइजैक न्यूटन, दोस्तों याद रखना, जो न्यूटन है इनका नाम है आइजैक न्यूटन। इन्होंने दोस्तों 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में, दोस्तों पूछता है न्यूटन की कौन सी बुक थी, तो कौन सी दोस्तों? प्रिंसिपिया में। ये न्यूटन के 3 नियम को प्रतिपादित किया दोस्तों, और इन्हीं नियम के प्रतिपादन के सम्मान में इन नियमों का नाम न्यूटन के गति के नियम दिया गया था। तो चलो दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। पहला नियम बोला है दोस्तों, जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहती है, देखो जैसे यहाँ डेफिनेशन दिख रही है अब दोस्तों आपको, कि जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो रुकेगी नहीं। यदि कोई चलायमान कोई वस्तु चल रही है दोस्तों, अगर उसको रोकना है तो कब रुकेगी? जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा, बाहर से कोई बल लगाया जाएगा तो वो रुक जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, नियम पहला यही कहता है, कोई वस्तु जब तक चल रही है या कोई वस्तु स्थिर है तब तक उनमें गति में परिवर्तन ना आएगा दोस्तों, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही दोस्तों इसका पहला नियम कहता है। पहले नियम में दोस्तों जड़त्व, इनर्शिया की डेफिनेशन भी हमें प्राप्त होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दोस्तों, हमेशा आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये न्यूटन के कौन से नियम से हैं दोस्तों। तो हमें हर इसके जो 3 नियम है दोस्तों, सबका एग्जाम्पल हमको जानना जरूरी। तो फर्स्ट नियम का एग्जाम्पल क्या क्या कहते हैं दोस्तों, देखो जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। होता क्या है दोस्तों, कोई बस खड़ी है स्थिर अवस्था में, उसमें कोई आदमी बैठा है, तो दोस्तों कमर के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, उस बस के साथ स्थिर अवस्था में रहता है। और जैसी बस अचानक चलती है दोस्तों, तो कमर के नीचे वाला जो शरीर का भाग है वो तो बस के साथ चलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों वो क्या होता है, आगे वो हमेशा पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन आगे तो पीछे वाला, इस शरीर के ऊपर वाला भाग पीछे की हो जाता है। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी क्या कहता है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने से उसमें बैठा यात्री क्या होता है दोस्तों, आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, गोली मारने से, यदि हम गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है दोस्तों, लेकिन अगर हम पत्थर मारेंगे तो वह पूरी तरह टूट जाता है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों न्यूटन के पहले नियम के। एक और एग्जाम्पल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको देखने मिलेगा कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या होते हैं दोस्तों, गिरकर नीचे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी कंबल में धूल के कण लगे हुए हैं दोस्तों, अगर हम डंडा मारेंगे तो यानी बाह्य बल लगा रहे हैं दोस्तों, तो उसके कण क्या होंगे, झड़कर नीचे गिर जाएंगे। उसी तरह का एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। क्या होता है कि दोस्तों टहनियों में जो फल लगे रहते हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, जैसे हम टहनी को लगाएं यानी बाह्य बल दे दिया जाए तो स्थिर अवस्था से क्या हो जाएंगे, गतिमान अवस्था में आएंगे, मतलब फल टूट के क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे गिर जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये थे प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल। अब दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए दूसरा नियम बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी अगर संवेग मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी जानना पड़ेगा आपको। संवेग आवेग, ये जो दोस्तों जो परिभाषा मिलती है संवेग आवेग की, ये
न्यूटन के दूसरे नियम से हमें परिभाषित होती है कि संवेग होता क्या है, आवेग होता क्या है। तो दोस्तों देखो, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखो इसमें हमेशा न्यूटन के दूसरे नियम से हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma, F बराबर ma प्राप्त होता है दोस्तों। जो ma है दोस्तों ये क्या है, ये है मास, m बोले तो मास, a बोले तो त्वरण एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, इसको बोले तो द्रव्यमान दोस्तों, और F क्या है, उस पर आरोपित बल। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हुई हम दोस्तों F के बराबर लेते हैं। इस तरीके से हमें एक बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। अब इसमें कहने वाली बात है कि संवेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है दोस्तों। संवेग क्या होता है दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणित वेग का जो गुणनफल होता है दोस्तों, ये कहलाता है संवेग। अगर मैं इसमें टाइम का डिवाइड कर दूं तो v/t हो जाता है एक्सीलरेशन, और इस तरीके से m इंटू ए हो जाता है, और ये किस पे, उस पे आरोपित बल के समानुपाती यानी F के बराबर हो जाता है दोस्तों, ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे दूसरे नियम के दोस्तों एग्जाम्पल हैं, जैसे कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद में, टेनिस की गेंद को दोस्तों कैच लेना आसान होता है। अगर आप देखा जाए कि समान वेग से यानी समान वेलोसिटी है दोस्तों, और क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद मतलब दोस्तों जो अपन इंटरनेशनल और नेशनल में जो गेंद का यूज़ किया जाता है उस गेंद की बात कर रहे हैं, और एक होती है टेनिस की गेंद जो नॉर्मली हम गली मोहल्ले में खेला जाता है दोस्तों उसकी। अगर दोनों को देखा जाए तो टेनिस की गेंद को कैच करना आसान होता है। अगर ये एग्जाम्पल आया तो किसका है दोस्तों, ये है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की गति का दूसरा नियम का है दोस्तों। दूसरा कि गद्दा या मिट्टी का कोई फर्श है दोस्तों, उसमें कूदने की पर क्या होता है, हमें सीमेंट का फर्श है उसके कंपेयर में क्या होता है, कम चोट लगती है दोस्तों। और एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, गाड़ियों के स्प्रिंग में स्प्रिंग है और शॉक एब्जॉर्बर है, इसलिए लगाए जाते हैं दोस्तों ताकि आपको झटका कम लगे। इस तरीके से दोस्तों ये इसके गति के न्यूटन के दूसरे नियम के एग्जाम्पल। अब तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं पे क्रिया करती है, वे एक ही वस्तु पर क्रिया करती है और परिणामी बल शून्य होता है। कहने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि यदि कोई वस्तु इधर से कोई क्रिया कर रही है, बल लगा रही है, और इधर से लगा रही है, तो उनका जो परिणामी बल होगा ना दोस्तों वो शून्य होगा, क्योंकि जो जितना इधर से लगा रहा है उसके अपोजिट भी हमें उतना ही लग रहा है। ये कहता है गति का तृतीय नियम। इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा दोस्तों, जैसे कि आप देखो इसका एग्जाम्पल कहता है पहला वाला कि बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो देखो बंदूक की गोली आगे की ओर जा रही है और आदमी को पीछे की ओर झटका लगता है, यानी क्रिया के विपरीत क्या हो रही है दोस्तों, प्रतिक्रिया हो रही है। न्यूटन का थर्ड नियम लग रहा है। उसी तरीके से आप उसका दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पे नाव पीछे की ओर हटती। दोस्तों क्या है कि अगर आप नाव से उतर रहे हैं तो आप अगर आगे की ओर कूदेंगे तो नाव को पीछे की ओर धक्का देंगे, ये भी दोस्तों क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, कुआं से पानी खींचते समय क्या होता है दोस्तों, अगर रस्सी टूट जाए तो आप क्या होगा, बाल्टी नीचे की और आप पीछे की ओर गिरोगे। ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो पूछता है दोस्तों, रॉकेट का आगे बढ़ना। अगर आप कोई रॉकेट देख रहे हो जाए जो आसमान में छोड़ा जाता है दोस्तों, अगर वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे की ओर दोस्तों ईंधन से जो निकलता है, ईंधन जो जलता हुआ निकलता है पीछे की ओर प्रेशर लगाता है दोस्तों, जिससे वो रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो ये एग्जाम्पल थे दोस्तों गति के तृतीय नियम के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। आगे बताया है हमें कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो समझते हैं दोस्तों क्या है। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, कितनी वस्तुएं दोस्तों, दो या दो से अधिक वस्तुएं, एवं उन पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उनका कुल संवेग समझ में आ गया दोस्तों। जब भी संवेग की बात करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग, यानी क्या होता है दोस्तों, ये संवेग होता है, सर्वदा संरक्षित रहता है। और इसका एग्जाम्पल दिया है रॉकेट की उड़ान। तो दोस्तों उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। होता क्या है दोस्तों कि आप ये जानते हो संवेग संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों ये दो चीज़ से आया, एक तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, साथ में थर्ड लॉ, ये तीनों लागू होते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम।
अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक या एक से अधिक वस्तुओं को हम किसी निकाय में रखा जाए, जैसे मान लो ये कोई निकाय है, उसमें एक से अधिक वस्तुओं को रखा जाए और कोई बाहरी बल ना लग रहा हो, तो उसका कुल समय क्या रहेगा दोस्तों, नियत रहेगा, या मैं कह सकते हो संरक्षित रहेगा। इसके अंदर जो भी होगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इस कथन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हमेशा एग्जाम्पल देता है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है एमपीपीएससी प्रीलिम्स दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चनों में के ऑप्शन जो रहेंगे दोस्तों, ऑप्शन में टिक लगाना रहेगा, तो ये आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, क्या कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम के कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। पहला समझो, जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टकराती है तो गेंद अचानक क्या होती है दोस्तों, रुक जाती। कहने का मतलब क्या है कि दोनों गेंदों का निकाय क्या है दोस्तों, सेम है। संवेग यानी क्या होता है कि पहले और बाद में दोनों क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि उनका संवेग क्या है, नियत है दोस्तों। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया है दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो दोस्तों अब हमारे पास जो दिया है दोस्तों, वो दिया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों इसको समझते हैं, हमेशा पूछता है दोस्तों, और होता क्या है ये भी है आपको आज, अगर अब अभी तक आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो अब इसको समझ जाओगे आसान तरीके से। तो बोला है दोस्तों कि क्या कह रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये तो रही परिभाषा है दोस्तों। समझते कैसे, देखो इनमें जो कार्यकारी, जिसमें जो परिणामी बल है दोस्तों यानी F है, वो क्या करता है, दोनों कोई दो पिंड है जब दोस्तों आपस में जब टकराते हैं, तो मान लो एक M1 का है, एक M2 का है, जब टकराएंगे तो इनके द्रव्यमानों के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती, M1 और M2 के समानुपाती, और यही बल इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या बन गया दोस्तों, क्योंकि हमेशा दिया रहेगा कि ये किसका फार्मूला है, या पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियम में जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दोस्तों, उसका फार्मूला क्या आता है। तो इसका फार्मूला बस आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, F बराबर M1 M2, ये समानुपाती में रहता है R का वर्ग, और जब समानुपाती को हटाएंगे दोस्तों, ये समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ आता है G, और इसी G को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोस्तों। बस याद रखना है आपको, बस इस G का मान याद रखना है दोस्तों। इस G का मान क्या होता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻11। खासतौर से दोस्तों इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये याद रखना है दोस्तों। 6.67 इंटू 10⁻11, और इसकी यूनिट है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। बस दोस्तों ये आपको एग्जाम में यही आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे दोस्तों पास्कल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पास्कल्स लॉ, इसके एग्जाम्पल भी पूछता है दोस्तों। तो इसका पास्कल्स लॉ क्या है, संतुलन में द्रव का दाब चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरीके का कुछ दिया है दोस्तों, इस तरीके का कोई व्यंजक दिया है, और यहाँ पर मान लो कि मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों कोई प्रेशर लगा रहा हूँ यहाँ पर, और इधर पे कोई वस्तु रखी है दोस्तों, तो अगर मैं एक साइड पे किसी एक बिंदु पे प्रेशर लगा रहा हूँ दोस्तों द्रव के, तो वो आसानी से उसके बराबर क्या करेगा दोस्तों, चारों साइड बराबर दाब लग जाता है। यही पास्कल का नियम कहता है दोस्तों। पास्कल के नियम के दोस्तों एग्जाम्पल हमेशा पूछता है कि भैया पास्कल हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसे क्या है इसका, मैं बोलूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताओगे पास्कल पे। कौन सा, हाइड्रोलिक ब्रेक। और दूसरा दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप जानते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और एक है हाइड्रोलिक प्रेस। ये सारे चीज़ें ना दोस्तों जो हाइड्रोलिक से रिलेटेड है, ये सिर्फ किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे काम करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया है दोस्तों हुक का नियम। क्या दिया है दोस्तों, हुक का नियम। क्या बताया हुक के नियम में दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। क्या बोला है दोस्तों, जो प्रतिबल है ये विकृति के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यही है दोस्तों हुक का नियम। अगर मैं इसको बोला जाए कि भैया ये आया कैसे है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है, जो प्रतिबल है दोस्तों, ये विकृति के समानुपाती होता है। अगर मैं प्रतिबल बटे विकृति कर दूं तो इसके बराबर दोस्तों ई आ जाता है। ये क्या होता है, एक नियतांक होता है दोस्तों, और इसी को नियतांक को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा ई के द्वारा दर्शाया जा सकता है, या आप इंग्लिश में कह सकते हो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा दोस्तों, पर प्रतिबल विकृति जो है समानुपाती होती है कि विक्रमानुपाती, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ध्यान दोस्तों याद रखना, हुक के नियम में जो प्रतिबल होता है विकृति के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। बस इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
आगे दिया दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत ही शानदार दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। आप एमपीपीएससी ले लो या किसी भी एग्जाम में ले सकते हो दोस्तों कि आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। तो दोस्तों ये बोला क्या है, किसी द्रव में, क्या बोला है, किसी द्रव में किसी ठोस पर लगी ऊपरी मुखी बल ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। दोस्तों मैं समझाता हूँ इसको डायग्राम के माध्यम से, आपको समझ में आ जाए। मान लो किसी कंटेनर में पानी भरा है दोस्तों, किसी इसमें कोई पानी भरा हुआ है, और दोस्तों आपने क्या किए कि यहाँ कोई ठोस वस्तु को डुबा दिए। दोस्तों ये ठोस वस्तु जितना डूबेगी, जितना स्थान लेगी, जितना इसका द्रव्यमान रहेगा खाली जगह का, उतना ही उसके द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। या कह सकते हो कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होती है, आभासी कमी आ जाती है, और भार में यही आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है दोस्तों। यही कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ में आया दोस्तों। चलो अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं बॉयल्स लॉ पे दोस्तों। लेकिन आर्किमिडीज सिद्धांत का एग्जाम्पल आया दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कुएं के अंदर दोस्तों अगर हम पानी की बाल्टी डालें, अगर वो पानी की बाल्टी क्या दोस्तों जब वो पानी के अंदर तक चली जाती है, तो बहुत अंदर तक डाल दिया जाए दोस्तों, और जब उसको ऊपर खींचते हैं तो हमें लगता है कि पानी की बाल्टी, जबकि उसके अंदर पानी भरने के बाद भी हमें हल्की लगती है दोस्तों। यही होता है दोस्तों आभासी कमी। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो कमी महसूस होती है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम आभासी कमी। तो एग्जाम्पल पूछता है दोस्तों, पानी की बाल्टी को जब कुएं के अंदर डाला जाता है और जब थोड़ी देर खींचा जाता है तो हमें हल्की क्यों महसूस होती है, तो दोस्तों वो हल्की महसूस होने के कारण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ होता क्या है, बॉयल लॉ का नियम क्या है दोस्तों, ये समझते हैं। किसी निश्चित ताप पर दोस्तों, जब भी ऐसा दे दिया ना किसी निश्चित ताप पे, मतलब टेम्परेचर क्या है, यानी ताप क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, मतलब नियत है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्या है वो, नियत है। और फिर बोला है कि किसी गैस की दी गई मात्रा उस आयतन के दाब की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर T बराबर C, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो जो गैस की जो आयतन है, जो गैस का आयतन मतलब V से दर्शाऊंगा दोस्तों वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। तो V जो होता है उसके दाब मतलब प्रेशर के क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है। तो V समानुपाती 1/P हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दूसरा दोस्तों, चार्ल्स का नियम क्या कहता है। अब देखो बॉयल लॉ में बोला है दोस्तों क्या समानुपात, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसमें क्या बोला है, दाब नियत होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जो इसमें आयतन होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, समानुपाती होगा, और यही डेफिनेशन में बोला है। तो आपको क्या रखना है, बॉयल के नियम में ताप अगर कांस्टेंट होता है या नियत होता है तो जो आयतन है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती, और चार्ल्स के नियम में आयतन टेम्परेचर के समानुपाती, क्योंकि इसमें दाब नियत है दोस्तों। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोला है दोस्तों गैसों का गति सिद्धांत, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है दोस्तों, जो मज़ा आएगा। क्या बोला है देखिए, इसमें बोला है यदि किसी घनाकार बर्तनों में, घनाकार का मतलब दोस्तों ऐसा बर्तन जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, घनाकार का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम हो निकलता है। समझ में आया दोस्तों। घनाकार बर्तन रखा जाए तो गैस का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो बर्तन के अंदर रखा जाए तो उस गैस का दाब और उसके द्वारा उत्पन्न दाब बराबर होता है। जो गैर द्वारा बर्तन की इकाई के क्षेत्रफल पर कुछ सेकेंड में क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर कोई बर्तन में हम गैस है रखा जाए, गैस का जो दाब रहेगा और गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, और उस बर्तन की दीवार पर क्या लगाएगा दोस्तों, उस क्षेत्रफल पे क्या लगाएगा, कुछ सेकंडों के लिए क्या लगाएगा, प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो बाहर निकलने की क्या करेगा दोस्तों, कोशिश करेगा। और इसी को हम इस सिद्धांत को क्या कहें, गैस का गति सिद्धांत। गतिज का मतलब उसे होता, गतिज का मतलब ये होता है कि गैस क्या कर रही है, गति करने की कोशिश कर रही है, और वो किस पे लगा रही है, दीवार की इकाई क्षेत्रफल पे लगा रही है दोस्तों, और सेकंडों में उत्पन्न की जाती है। यही बोला है दोस्तों गैस की गतिज का सिद्धांत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोला है दोस्तों किरचॉफ का ताप का नियम। क्या बोला है दोस्तों, किरचॉफ के ताप का नियम। तो दोस्तों किरचॉफ के ताप का नियम क्या कहता है दोस्तों, किसी विकिरण के लिए उष्मा का अच्छा शोषक उसी विकिरण के लिए उष्मा का अच्छा विकिरक भी होता है, और उष्मा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल। उष्मा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल। याद रखना, पूछता है दोस्तों कि उष्मा की इकाई क्या है, जूल। अब इसका सिद्धांत क्या बोला है दोस्तों, किसी विकिरण के लिए उष्मा का अच्छा शोषक, अगर मान लो उष्मा मतलब हीट, अगर वो अच्छा शोषक है तो विकिरण के लिए उष्मा का अच्छा विकिरक भी वही होता है दोस्तों। यही कह रहा है किरचॉफ। इसका एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
क्या होता है दोस्तों कि जैसे थर्मस की बाहरी और भीतरी दोनों सतह होती है दोस्तों, चमकदार बनाया जाता है। थर्मस की बाहरी और भीतरी सतह चमकदार क्यों बनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि सफ़ेद और चमकदार सतह उष्मा की क्या होती है दोस्तों? बुरी अवशोषक, अतः वह बुरी उत्सर्जक भी होती है। तो फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों? उष्मा की हानि कम होती है, क्योंकि जो उष्मा होती है उसके लिए क्या कह रहा है दोस्तों? उस अच्छा शोषक और विकिरण के लिए अच्छा विकिरक दोनों होने से क्या होगा? वो एब्जॉर्ब तो करेगी, लेकिन बुरा होने से दोस्तों वो नहीं करेगी। जब बुरा विकिरण यानी उत्सर्जित नहीं करेगी तो दोस्तों अधिक देर तक वो गर्म रह सकता है। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए थर्मस की जो बनाया जाता है दोस्तों, बाहरी क्या बनाया जाता है? चमकदार बनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोला है दोस्तों? किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही अच्छे से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये अधिकतर दोस्तों कन्फ्यूजन होता है इनमें बच्चों को कि कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों देखो, किसी शीतलन की दर, मान लो कोई चीज़ है, उसकी दर उस वस्तु के औसत ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही बोला है दोस्तों, बशर्ते ताप के अंतर कम हो। अर्थात क्या बोला है दोस्तों? उदाहरण के रूप में ठंडे मौसम एवं छिछली प्याली में किसी द्रव का जल्दी ठंडा होना न्यूटन के शीतलन नियम की पुष्टि करता है दोस्तों। ये बोला है दोस्तों, लेकिन इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे देखिए क्या बोला है दोस्तों कि एक गर्म वस्तु के द्वारा, मान लो कोई गर्म वस्तु के द्वारा 90 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में जो समय लगता है, जो समय लग रहा है, टाइम जो लग रहा है, वो समय उसके द्वारा 40 डिग्री से 30 डिग्री के ठंडा होने में लगे समय से क्या होगा दोस्तों? कम होगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि 40 डिग्री या 30 डिग्री ये कम टेम्परेचर दिखा रहे तो जल्दी ठंडा हो, नहीं। 90 डिग्री से 80 डिग्री यानी 10 डिग्री का अंतर है यहाँ, और 40 डिग्री से भी 30 डिग्री में 10 डिग्री का अंतर है। 90 से 80 होने में जल्दी कम समय लगेगा दोस्तों, किसके कंपेयर में? 40 से 30 डिग्री तक होने में के कंपेयर में। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बोला है जूल थॉमसन प्रभाव। क्या होता है देखो दोस्तों, जूल थॉमसन प्रभाव दोस्तों किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्रयुक्त माध्यम से मुक्त रूप से फैलाने दिया जाए तो गैस के तापमान में अंतर जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है, और यह प्रभाव प्रभावी शीतलन के में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि मैं इस थॉमसन प्रभाव में क्या बोला है दोस्तों, यदि मैं किसी दबाव के अंदर, यानी कोई ये चीज़ें बर्तन है, कोई भी चीज़ है, इसमें एक छेद कर दिया जाए और मुक्त कर दिया जाए और उससे गैस को फैलने दिया जाए, तो क्या होगा दोस्तों? उससे उसके ताप में, अंदर का जो गैस है दोस्तों, उसके ताप में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? तापमान में अंतर आ जाएगा, और यही कहलाता है दोस्तों जूल थॉमसन प्रभाव। क्योंकि जो उष्मा है दोस्तों, इसकी क्यों किया कि जूल थॉमसन क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि जो उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल, और जूल थॉमसन ने क्या दोस्तों इसकी यूनिट दी गई थी, इसी वजह से। समझ में? और ये कहाँ यूज़ होता है बोला है दोस्तों? ये प्रभावशाली शीतलन में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दोस्तों उष्मागतिकी के नियम। उष्मागतिकी के नियम, और इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि होता क्या है उष्मागतिकी। इसमें दोस्तों 2 नियम दिया है। इसमें कितने नियम दिया है? 2, पहला और दूसरा दोस्तों। तो चलो समझते हैं क्या बोला है दोस्तों। पहला नियम बोला है एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न उष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। यांत्रिक मतलब दोस्तों में कोई मैकेनिकल वर्क चल रहा है, यांत्रिक मतलब कोई मैकेनिकल वर्क चल रहा है, उसमें उत्पन्न उष्मा, यानी कोई उष्मा क्या हो रही है दोस्तों? प्रोड्यूस हो रही है, यानी उत्पन्न हो रही है, उसके कार्य की क्या होती है दोस्तों? समानुपाती होती है। यही उष्मागतिकी का प्रथम नियम और यही क्या बता रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी दोस्तों क्या दर्शाता है, आप समझेंगे इसके इक्वेशन से दोस्तों। क्या बोलता है इक्वेशन? देखो क्या होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और उसके निकाय का ताप बढ़ता है। अगर हम किसी भी मान लो निकाय में आंतरिक ऊर्जा कर रहे हैं तो उसका ताप बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर हम किसी में कुछ काम कर रहे हैं तो उसका ताप टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही दोस्तों। और बाहर दोस्तों इसी तरीके से जैसे क्यू मतलब हीट जो होती है दोस्तों डेल यू प्लस डब्ल्यू के। डब्ल्यू क्या है दोस्तों? कोई कार्य है, और क्यू क्या है? टेम्परेचर है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों डब्ल्यू बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो यही बोला है दोस्तों। डब्ल्यू जो है निकाय द्वारा किया गया कार्य है दोस्तों, और डेल यू क्या है? डेल यू है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है, समझ में? और क्यू क्या है दोस्तों? उष्मा। ठीक, समझ में आ चुका है। चलिए अब इसका दूसरा नियम देखो क्या कहता है। इस नियम में क्या बोला है दोस्तों? इस नियम में उपलब्ध उष्मा का संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि जितनी उष्मा हमारे पास उत्पन्न है उसको हम पूरे संपूर्ण भाग में यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। पूरा नहीं बदल सकते दोस्तों, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं? इसको बदल सकते हैं। अर्थात उष्मा अपने आप में निम्न ताप
की वस्तु उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। याद रखना, ऊष्मा जो होती है, टेम्परेचर जो होता है कहाँ से कहाँ होता है दोस्तों, हाई से लो की ओर। आप देखा जाए कि हमेशा जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, टेम्परेचर हाई से लो की ओर होता है। तो यही कह रहा है कि वह अपने आप परिवर्तित नहीं होगी, निम्न से हाई की ओर कभी अपने आप परिवर्तित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, यही इसका द्वितीय नियम बोला है दोस्तों। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों सब नियम, एक होता है केल्विन का प्लांक और दूसरा होता है क्लासियस का कथन दोस्तों। तो इतना ज़्यादा अपने को डीप में नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे दिया है हमारे पास डॉपलर का नियम। डॉपलर का नियम दोस्तों ये ध्वनि से रिलेटेड होता है। याद रखना दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछता है डॉपलर किस पे रिलेटेड है, तो ध्वनि से रिलेटेड है दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों, ऑस्ट्रिया के कोई वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, उन्होंने 1842 में, कब 1842 में प्रस्तुत किया था दोस्तों डॉपलर का नियम। तो इसमें क्या बताया दोस्तों, यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति हो रही हो तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति तारत्व में भिन्न प्रतीत होती है, यानी भिन्नता प्रतीत होती है। ध्वनि में होने वाले इस आभासी परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, हम डॉपलर का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ध्वनि की स्रोत श्रोता के मध्य जो अपेक्षिक गति हो रही है उसी से रिलेटेड है, स्रोत और श्रोता के भी। कहने का मतलब कि जब अपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो, जब दोस्तों स्रोत और श्रोता के बीच की अपेक्षिक गति क्या हो रही दोस्तों, घट रही हो, तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अगर दूरी घट रही है तो क्या बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। याद रखना दोस्तों, बस ऐसे ही पूछता है कि डॉपलर प्रभाव में अगर उनके बीच की दूरी घट रही है तो क्या बढ़ रहा है, आवृत्ति बढ़ रहा है, और उनकी दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी। यही है दोस्तों डॉपलर का प्रभाव। कब किया था, 1842 में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए। आगे बोला है दोस्तों कूलॉम का चुंबकीय नियम। क्या बोला है दोस्तों, कूलॉम का चुंबकीय। तो दोस्तों अब हमारे सामने दिया है कूलॉम का चुंबकीय नियम। तो दोस्तों क्या कह रहा है कूलॉम का चुंबकीय नियम, समान आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षण और असमान आवेशों। दोस्तों याद रखना, समान आवेश रहे तो प्रतिकर्षित और असमान आवेश रहे तो आकर्षित होते हैं। दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो ये किस तरीके का दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे ना, उसी तरीका इसका इसमें भी फार्मूला डेवलप होगा, क्योंकि उसमें भी दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के भी समानुपाती और उनके वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यही बोला है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको फार्मूले से समझाता हूँ। क्या बोला है दोस्तों, समान आवेशों की प्रतिकर्षण, समान आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षित और असमान आवेश में आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों जो बल लग रहा है F, वो समानुपाती होगा Q1 Q2, मतलब आवेश Q1 आवेश Q2 अपॉन उन आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया दोस्तों, ये होता है उसका नियम। बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों। अगर मैं समानुपाती को हटाऊंगा दोस्तों तो वहाँ निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए दोस्तों। आगे दोस्तों दिया है आपका ओम का नियम। हमेशा दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ओम के नियम से, कि बोला क्या है ओम का नियम। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में, क्या बोला दोस्तों, किसी चालक की भौतिक अवस्था में, किसी चालक की भौतिक अवस्था में दोस्तों अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होती है, विस्पत्ति नियत रहती है। तो दोस्तों इसको मैं इक्वेशन से समझाता हूँ आपको। क्या बोला है कि मान लो कोई परिपथ है दोस्तों, मान लो कोई परिपथ है, कोई परिपथ है और इसमें बोला उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर, यानी विभवांतर मान लो V दोस्तों, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है I से धारा एम्पियर, उसके समानुपाती होता है V समानुपाती I। अगर मैं इसको हटाऊंगा दोस्तों, इसको मैं अगर हटाऊंगा, समानुपाती को हटाऊंगा, यानी कहने का मतलब है V समानुपाती I, यही बोला दोस्तों समानुपाती होता है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या कांस्टेंट निकलेगा, तो क्या कांस्टेंट निकलेगा दोस्तों, उसमें निकलेगा दोस्तों इसका जो कांस्टेंट निकलेगा V समानुपाती I का, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो V बराबर IR, और R जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, रजिस्टेंस, यानी इसको कहता हूँ मैं प्रतिरोधक, जिसका काम है दोस्तों धारा की मात्रा को कम करना। समझ में आया दोस्तों। हमेशा R बराबर भी पूछता है कि R बराबर क्या है, तो R बराबर आप बोल सकते हैं V अपॉन I। समझ में आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना उम्मीद है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अब ये जो हमने नियम पढ़े दोस्तों, ये फिजिक्स से रिलेटेड सारे नियम और सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा कर चुकी दोस्तों। तो दोस्तों ये हम पार्ट 1 में ही इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसके आगे मैं
के, रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के। इसी तरीके से दोस्तों कुछ कंसेप्ट, कुछ सिद्धांत और कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा दोस्तों, जो MPPSC में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।